हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो तक डिस्कस हम कर चुके थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ये हमने देखा था कि प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर। तो हमें वहाँ से पता चला कि प्रेशर इंक्रीज अगर कर दिया जाए सिस्टम का तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसी चीज को स्टडी किया हेनरी ने 1803 में। हेनरी ने स्टडी किया और बताया, अपना एक लॉ दिया जो हेनरी लॉ के नाम से ही जाना गया, और उसी को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर गाइस? पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए, और नोट्स ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ। नोट्स भी आपके प्रॉपर यहीं से बनते रहेंगे, आप वीडियो देख के ही नोट्स बना सकते हैं। क्लियर गाइस? तो आइए फिर शुरू करते हैं हेनरीज लॉ। तो 1803 में हेनरी ने क्या बताया था? हेनरी ने स्टडी की, प्रेशर इंक्रीज किया और वेरी किया और टेम्परेचर को वेरी कराया, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गैसेज ली इन डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स, और उनको डिजोल्व कराया और उनका एनालाइज किया कि कितने प्रेशर पे कौन सी गैस कितने अमाउंट में डिजोल्व हो रही है। तो वहीं से कंक्लूड करके उसने अपना एक लॉ दिया। लॉ क्या था कि solubility of gas in a particular liquid is depend upon the partial pressure of that gas on the surface of the liquid। और लिक्विड को हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं, गैस यहाँ पे एज ए सॉल्यूट है। क्लियर गाइस? तो कई सारी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो फर्स्ट है, द मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इन ए गिवन वॉल्यूम of the liquid at a constant temperature is directly proportional to the pressure of gas present in equilibrium with the liquid। एक नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, वो क्या है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas। गैस जो यहाँ पे बात की जा रही है प्रेशर की, प्रेशर यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर is directly proportional to the गैस जो डिजोल्व है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जितनी भी गैस डिजोल्व होगी वो डिपेंड करेगी किस पे? प्रेशर पर। क्लियर गाइस? अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए, और हेनरी लॉ में नंबर ऑफ मोल नहीं है, इसको उन्होंने कैसे देखा? इस चीज से नहीं देखा, अमाउंट ऑफ गैस कैसे, इसको ऐसे समझो, हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या था? किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उस सब्सटेंस के मोल न्यूमरेटर में और टोटल मोल डिनोमिनेटर में, ऐसे मोल फ्रैक्शन निकलेगा। सपोज करो गैस हमारी क्या है, ज़्यादा डिजोल्व होती जा रही है, तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। तो अमाउंट ऑफ गैस, एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन कैसे देखा? उसने बोला कि हम इसको मोल फ्रैक्शन से डिफाइन करेंगे। ठीक है, pressure is partial pressure is directly proportional to the mole fraction of that gas। क्लियर गाइस? देखिए, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, जो कि अमाउंट को शो कर रहा है, कितना अमाउंट डिजोल्व है। क्लियर गाइस? अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे उसने अपना एक कांस्टेंट दे दिया, अपने ही नाम से दे दिया कि और भी ना कुछ, नाम तो चलता ही रहेगा। गाइस, फाइनल जो फॉर्मूला बना वो बना, फाइनल फॉर्मूला जो बना वो बना है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखते हैं इसको अलग अलग तरीके से, लाइन की इक्वेशन से रिलेट कर लिया, रिलेट करके क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ठीक है, ये किससे रिलेट हो रहा है? y इज इक्वल टू mx से।
y की जगह पे क्या है, पार्शियल प्रेशर, m की जगह पे क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और ये जो x एक्सिस है यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन। सिंपल, हमें पता लग गया। परपेंडिकुलर मीन्स y एक्सिस पे क्या लेना है, x एक्सिस पे क्या लेना है, स्लोप क्या होगा, और एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जो कि बहुत ईजी है। अब बात करते हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमारा नियम क्या है, हेनरी का नियम, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, सो हमारा मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मीन्स क्या है कि अगर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा, और मोल फ्रैक्शन मीन्स सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर गाइस, सोल्यूबिलिटी यहाँ से कम हो जाएगी, सो सिंपल। अब मोल फ्रैक्शन, हाँ सॉरी, हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। इसलिए मैंने बोला था पर्टिकुलर सॉल्वेंट। पर्टिकुलर मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, या एक गैसेस, कोई भी एक सब्सटेंस, सपोज करो हमने CO2 ले लिया, CO2 को डिसोल्व कराना है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में उसकी सोल्युबिलिटी डिफरेंट होगी एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। किसी एक फिक्स प्रेशर और किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर उसकी जो सोल्युबिलिटी होगी ना, वो होगी डिफरेंट। क्लियर गाइज, सो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कम या ज़्यादा हो जाएगा अगर हेनरी कांस्टेंट वेरी करता है तो, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा। वो हेनरी कांस्टेंट कब इंक्रीज करेगा, अगर ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए तो हेनरी कांस्टेंट भी डिक्रीज करेगा। और इससे रिलेटेड है आपकी सोल्युबिलिटी, जो कि सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा। ओके गाइस, अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ कि जो गैस है जिसको हमें डिसोल्व कराना है वो कैसे बिहेव करनी चाहिए, आइडियल गैस की भांति वो बिहेव करना चाहिए। उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आइडियल गैस के जैसा। क्लियर गाइज, सो यहाँ पे लिखा है प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। इट मीन्स ये है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा भी ना हो, ठीक है, और टेम्परेचर शुड बी हाई मीन्स टेम्परेचर बहुत कम ना हो, ठीक है, मेंटेन रखना है। क्लियर गाइज, और सेकंड जो हमारा आ जाता है पॉइंट, उसमें ये लिमिटेशन है इसकी कि जो भी हमारा सोल्यूट है, जो कि गैस है, वो डिसॉल्व होने के बाद कंपाउंड की फॉर्मेशन ना करे, ठीक है, वहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन ना हो, ठीक है। ये तो शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्यूशन तभी बनेगा जब वो नॉन रिएक्टिव होगा। क्लियर गाइस, सो गैस डिसोसिएशन एसोसिएशन वहाँ पे ना हो, ठीक है, कोई कंपाउंड फॉर्मेशन ना हो, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। क्लियर गाइस, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, अमोनिया वाटर में रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन और OH आयन में डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली HCl क्या हो जाता है, अगर मैं इसको वाटर में डिसोल्व कराऊं तो ये डिसोसिएट हो जाएगा H आयन और Cl आयन में। क्लियर गाइस, अब देखते हैं एप्लीकेशन हेनरी लॉ की। डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन ड्रिंक्स, जो सोडा वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उनमें सब में क्या डिसोल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डिसोल्व रहती है, और हाई प्रेशर पे रहती है। तभी बॉटल आपने देखा होगा, जब तक वो सील्ड रहती है तो हार्ड रहती है ना, आप उसको दबा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर ना प्रेशर रहता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, 5-7 ATM प्रेशर रहता है उसके अंदर। क्लियर गाइस, सो CO2
वाटर में डिजोल्व रहती है और उसको हम बोल देते हैं सोडा। जैसे ही हम बोतल को ओपन करते हैं, सो बबल्स की फॉर्म में ऐसे बल 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 करके जो CO2 है वो बाहर आने लगती है। आपने देखा होगा, है कि नहीं? तो CO2 जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ और टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, CO2 वाटर में से बाहर निकलने लगे इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। क्लियर गाइस? सो एक एप्लीकेशन तो ये। इन डीप सी डाइविंग, टीवीज में आपने जो देखा होगा कि कई लोग ऐसे चपाक करके समुद्र में नीचे जाते हैं ना, सी में, है ना, तैरते रहते हैं, पीछे उनकी पीठ पे एक सिलेंडर बंधा रहता है जिससे वो क्या करते रहते हैं, ब्रीथिंग के लिए होता है वो। ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर, बहुत सारे लोग तो मतलब ये खैर ऑक्सीजन तो होती है, जाहिर सी बात है, उसमें बिना ऑक्सीजन तो हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भी मिक्स कर दी जाती है। हीलियम जो आपने देखा होगा ना, थोड़ी बारीक आवाज़ निकालने के लिए यूज़ होती है ना। अगर हम हीलियम को इनहेल करें तो आवाज़ हमारी चेंज हो जाएगी, वॉइस। ओके। इसलिए होता है वो कि अगर हम ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दें और जब वो डाइव करेंगे नीचे इन द सी, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, जब हम नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, ऊपर जाते हैं प्रेशर फॉल करता है। क्लियर गाइस? तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी ऑक्सीजन की इनटू ब्लड ऑल्सो इंक्रीजेज। सोलिबिलिटी उससे तो चलो जो होगा सो होगा, हेलोजिनेशन हो सकता है, ठीक है, कि ब्लड में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली प्रॉब्लम कब आएगी? जब वो भाई साहब ऊपर आएंगे तैर के, तो मज़े से तैरते हुए आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि प्रॉब्लम वेट कर रही है। क्लियर गाइस? सो प्रॉब्लम तब आएगी जब नाइट्रोजन, एयर में तो सब कुछ होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब होते हैं, ऑक्सीजन वो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स क्या निकलने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे, वहाँ पे बबल क्रिएट होगा। ठीक है। सो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, और यहाँ पे जो डिजीज़ होगी उसको उसको बोलते हैं हम डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं, या फिर ब्लेंस बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये रहा नाम, ये होने लगेगा। सो ये सेकंड एप्लीकेशन थी। थर्ड, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, when air enters the lungs, the partial pressure of O2 is high. This O2 combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Partial pressure of O2 in tissue is low, hence O2 release from oxyhemoglobin, which is utilize the function of cells. समझ आया भाई? जब हम इनहेल करते हैं मीन्स सांस को अंदर लेते ऐसे करके, है ना, ऐसे तो नहीं करते, मतलब आराम से ही लेते हैं। ओके। सो उसमें क्या है, लंग्स में प्रेशर ज़्यादा रहता है और वो डिजोल्व हो जाती है किसमें, हीमोग्लोबिन में। अब सबको ही पता होगा कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि हर एक सेल्स तक जाती है। ठीक है, पूरी कंप्लीट जो बॉडी है उसके हर एक सेल तक ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही सब कुछ चलता है। ओके। सो जैसे ही वो हीमोग्लोबिन में डिजोल्व होती है, हो तो जाती है यहाँ पे, यहाँ से चलती है फिर वो आगे, ठीक है, आगे उसका प्रेशर कम हो जाता है तो वापस से वो रिलीज़ हो जाती है, और रिलीज़ होकर कहाँ मिलती है, शेल को मिल जाती है। ये प्रोसेस वहाँ पे फॉलो होता है, इसी से हम जीवित हैं। एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, दिमाग दिमाग खराब हो जाते हैं लोगों के, है ना। जैसे कोई एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ गया तो वहाँ पे क्या है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और वो भी कम हो जाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और हम जो माइंड को ऑक्सीजन जितनी रिक्वायर्ड थी माइंड की को सोचने के लिए, उतनी ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाएंगी, तो शेल कमज़ोर होने लगेंगी और सोचने समझने की क्षमता हमारी कम हो जाएगी। देखा बच्चों? अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। तो अब तक आपने देखा हेनरी का नियम, क्या बोला था हेनरी ने, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस is directly proportional to the mole fraction of that gas.
इनटू द सॉल्वेंट। ठीक है, और ये कैसे हो रहा था कि लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर का गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो उतनी ज़्यादा उसमें सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने हेनरी कांस्टेंट देखा। हेनरी कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सोल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ये डिपेंड करता है। हर किसी के लिए अलग अलग होता है, आपको इसको याद करना नहीं है। क्वेश्चन में ये गिवन होगा, नहीं होगा तो बाकी चीज़ें गिवन होंगी, आप इसको फाइंड कर लेंगे। टेंशन लेने की नीड बिल्कुल नहीं है। क्लियर भाइयों? इसको हमने लाइन की इक्वेशन से रिलेट कर लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स से। एक हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से जाती है। कितना तो सिंपल है। ठीक है, उसके बाद हमने लिमिटेशन देख ली। इससे पहले हमने ये प्रेशर पे देखा था, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, आफ्टर दैट हमने लिमिटेशन देख ली कि प्रेशर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में, तब ये लॉ अप्लाई होगा। गैस शुड नॉट बी अंडरगो एनी कंपाउंड फॉर्मेशन, एनी डिसोसिएशन और एनी एसोसिएशन। ठीक है, अगर कोई गैस है वो डिसोसिएट नहीं हो रही है, एसोसिएट नहीं हो रही है, कोई कंपाउंड नहीं बना रही, मीन्स रिएक्ट नहीं कर रही है, तो ये लॉ अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा भैया। क्लियर? तो इतना सा था ये नियम। उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखी जो कि आपकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं वेपर प्रेशर और हेनरी लो पे न्यूमेरिकल्स। क्लियर गाइस? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।